हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा, बायोइकोनॉमिक ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज से हम लोग एमपीपीएससी, यूपीएससी और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है उत्सर्जन तंत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एसक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। साथियों, हम तंत्र को तो बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एक्सक्रीशन किसे कहते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है, उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन का मतलब क्या है, ध्यान से समझे साथियों। उत्सर्जन एक्सक्रीशन कहा जाता है। ये जो वर्ड है एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीट से बना है और एक्सक्रीट का मतलब होता है किसी चीज को आउट करना, बाहर करना। यहां पर एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो बेकार की चीजें बनती हैं उन सभी पदार्थों को शरीर से क्या करना, बाहर निकालना। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उत्सर्जन कहते हैं। होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी उपापचय क्रियाएं चलती हैं। बहुत सारी उपापचय क्रियाएं चलती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती हैं, इसमें कुछ अच्छे पदार्थ बनते हैं। उन अच्छे पदार्थों के साथ साथ कुछ हानिकारक वर्ज्य पदार्थ भी बनते हैं। हानिकारक वर्ज्य पदार्थ, खास करके नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ, जैसे यूरिया का निर्माण होगा, यूरिक अम्ल बनेगा। इसके अलावा अतिरिक्त मात्रा में जल होता है, खनिज लवण होते हैं, विटामिन होते हैं और खास करके विटामिन सी। क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं के अंदर कि मूत्र के माध्यम से किस विटामिन का उत्सर्जन होता है, तो विटामिन सी मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित की जाती है साथियों। ठीक है क्या नहीं। तो इन सारी चीजों को शरीर से बाहर निकालना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उत्सर्जन कहते हैं। परिभाषा में आपको बता देता हूं कैसे बोलेंगे हम लोग। उपापचय क्रियाओं के दौरान बनने वाले नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, पीरिक अम्ल एवं अतिरिक्त मात्रा में पाए जाने वाले जल, खनिज लवण, विटामिन आदि को शरीर से त्यागना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। Elimination of nitrogenous based material like urea, uric acid and excess amount of water, minerals and vitamin from the body is known as excretion। उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, excretion कहते हैं। मैं लिख देता हूं, उपापचय क्रियाओं के दौरान बनने वाले नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल तथा अतिरिक्त जल, खनिज लवण, विटामिन, खास करके विटामिन कौन सा, विटामिन सी आदि को शरीर से त्यागना, आदि को शरीर से त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। इसी को साथ ही हम लोग क्या बोलेंगे, उत्सर्जन बोलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम बेकार की चीजों को शरीर से बाहर निकालना चाहते हैं, वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमें कोई ना कोई अंग चाहिए। तो वे अंग जो कि वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का या त्यागने का कार्य करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं उत्सर्जी अंग। क्या कहेंगे उससे हम लोग, उत्सर्जी अंग कहते हैं। अगला पॉइंट बनता है कि उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है, वे अंग जो वर्ज्य पदार्थों को त्यागने का कार्य करते हैं, वर्ज्य पदार्थों को त्यागने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग,
उत्सर्जी अंग कहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। अब जो उत्सर्जी अंग है इनको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, इनको भी दो कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड किया है। एक होते हैं मुख्य उत्सर्जी अंग, कौन से होते हैं हमारे मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं सहायक उत्सर्जी अंग। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन और दूसरा होता है एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक तो मेन ऑर्गन्स होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, एक्सेसरी होते हैं, सहायक होते हैं। मुख्य उत्सर्जी अंग ये सबसे प्रमुख अंग है, इसके अंतर्गत एक जोड़ी के आते हैं, वृक्क आते हैं, एक जोड़ी साथियों के आते हैं हमारे वृक्क आते हैं, वृक्क बोले, गुर्दे बोले, ये हम बात बोले किडनी, सबका मतलब एक ही है, वृक्क बोले, गुर्दे बोले या किडनी बोले, एक जोड़ी वृक्क आते हैं जो कि बेकार की चीजों को बाहर निकालने का काम करते हैं। ये कैसे मुख्य उत्सर्जन है, ये मूत्र के माध्यम से, ये मूत्र का निर्माण कर वर्ज्य पदार्थों का उत्सर्जन करती। कैसे बाहर निकालेंगे, मूत्र का निर्माण करके, यानी थ्रू द यूरिन को बनाते हैं। किसको बनाते हैं साथियों, यूरिन को बनाते हैं। यूरिन के द्वारा बेकार की चीजों को बाहर निकालने का काम करते हैं। ये तो कैसे मुख्य उत्सर्जन है, इसी के बारे में हमको डिटेल में बात करनी है। और दूसरे कौन से, सहायक उत्सर्जन, एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं, एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। इसमें कौन कौन आएगा, इसमें हमारी त्वचा आती है, त्वचा स्किन आएगी। दूसरा हमारे लंग्स आते हैं, हमारे फेफड़े जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसका हमारे लिवर आता है, लिवर जिसे यकृत कहते हैं अपन। इसका हमारी इंटेस्टाइन आएंगी, इंटेस्टाइन आते हैं। ये जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन सभी कैसे हमारे सहायक उत्सर्जन है। इसके अलावा हमारा स्प्लीन भी है, प्लीहा, ये सभी सहायक उत्सर्जन, मतलब ये इनका मुख्य कार्य उत्सर्जन का नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ वर्ज्य पदार्थों को शरीर से त्यागने का, यानी बॉडी से बाहर निकलवाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। क्लियर है, हम इनकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हमको देखना है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप लोगों को रिवाइज करने में, पढ़ने में आसानी होगी। अगर हम सहायक उत्सर्जन की बात करते हैं, लिख देते हैं सहायक उत्सर्जन, मुख्य को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि उसी को डिटेल में पढ़ना है। सहायक उत्सर्जन, एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसमें सबसे पहला जो हमारा है वो है हमारी त्वचा, हमारी स्किन। स्किन जो है ये भी बेकार की चीजों को, वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने का क्या करती है, कार्य करती है। इसका मुख्य अंग नहीं है, लेकिन उसमें क्या होती है, सहायक होती है। ध्यान रखना, त्वचा जो है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। त्वचा जो होती है इसे हम लोग ओपन किडनी भी कहते हैं, ओपन किडनी, खुला वृक्क, ओपन किडनी कहते हैं। क्योंकि त्वचा के द्वारा पसीने का निर्माण होता है। त्वचा में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, श्वेत ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड होती हैं त्वचा के अंदर, श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे पसीने का, यानी स्वेट का, पसीने का निर्माण होता है। पसीने का क्या होता है, निर्माण होता है साथियों। और पसीने के माध्यम से
शरीर के अंदर जो वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, जो बेकार के पदार्थ बनते हैं, इनको बाहर निकालने का काम किया जाता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसीलिए पसीने को तन्मूत्र यानी डाइल्यूट यूरिन भी कहा जाता है, तन्मूत्र भी कहते हैं। और हमारी त्वचा को क्या बोलेंगे? ओपन किडनी कहते हैं। त्वचा को ओपन किडनी कहते हैं। इस बात को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है क्या नहीं? इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखें। त्वचा के अंदर तेलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, तेलीय ग्रंथियां सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं, सेबेसियस ग्रंथि कहते हैं। इनके द्वारा तेलीय पदार्थों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, और इसके माध्यम से जो और भी अन्य वर्ज्य पदार्थ होते हैं, इनको बाहर निकालने का काम किया जाता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें कहां पर? हमारी त्वचा के अंदर। हमारी त्वचा को हर्पनमौला अंग भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो स्किन है ये एक साथ कई कामों को करता है। हमारा स्किन कई कार्यों को संपन्न करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? हर्पनमौला अंग, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहा जाता है। किसे? स्किन को। तो त्वचा के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें याद रखो तो हमारा काम चलेगा। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा जो सहायक उत्सर्जी अंग है वो हमारा लिवर, यकृत को कहते हैं। यकृत के द्वारा पित्तरस का निर्माण होता है, और पित्तरस के माध्यम से किसका? बिलिरुबिन एवं बिलिवर्डिन का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। बिलिरुबिन एवं बिलिवर्डिन का उत्सर्जन होता है। दूसरा, यूरिया, लिवर के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है साथियों, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही पॉइंट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? तो लिवर के अंदर होता है, और इसी यूरिया को किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। हमारे शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि हम जो भोजन में प्रोटीन लेते हैं, वो प्रोटीन टूटेगी तो उससे अमीनो अम्ल बनाएंगे, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? अमीनो अम्ल से मिलकर के बनी होती है। बात से हमारी साथियों, अमीनो अम्लों को प्रोटीन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। जब अमीनो अम्ल टूटेंगे तो उससे अमोनिया बनेगी, और अमोनिया एक जहरीला पदार्थ है। इस अमोनिया के उत्सर्जन के लिए हमको अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है, और हमारे शरीर के अंदर इतना अतिरिक्त पानी नहीं है कि हम अमोनिया को बाहर निकाल सकें। क्योंकि 1 ग्राम अमोनिया के लिए, साथियों याद रखना है, 1 ग्राम अमोनिया के लिए लगभग 600 ml पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालना चाहते हैं तो हमको लगभग 600 ml पानी चाहिए इसको बाहर निकालने के लिए, और हमारे पास इतना अतिरिक्त पानी नहीं है। इसलिए हमारा लिवर क्या करता है? लिवर की जो हेपेटोसाइट कोशिकाएं होती हैं, वो इस अमोनिया को CO2 के साथ रिएक्शन करा करके, CO2 भी एक वर्ज्य पदार्थ है, और हमारा अमोनिया भी कैसा एक वर्ज्य पदार्थ है। अमोनिया और CO2 दोनों मिल जाते हैं, और मिलकर के किसको बनाते हैं? यूरिया को बनाते हैं, क्रेब्स हेंसेलिट साइकिल के द्वारा। और इस यूरिया को किडनी के द्वारा बाहर निकाला जाता है। साथियों इतनी बात याद रखेंगे। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो लंग्स। हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़े भी सहायक उत्सर्जी अंग हैं। फेफड़ों के द्वारा इथाइल अल्कोहल एवं CO2 को तथा कीटोन बॉडीज को, इथाइल अल्कोहल को, CO2 को तथा कीटोन बॉडीज को गैसीय रूप में, कौन से रूप में? गैसीय रूप में उत्सर्जित किया जाता है। इन सारी चीजों को गैसीय रूप में क्या होता है साथियों? उत्सर्जित किया जाता है। किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा। जब अल्कोहल लेंगे तो वो अल्कोहल भी क्या होगा? शरीर से बाहर निकलेगा। किसके रूप में? गैसीय रूप में, लंग्स के द्वारा। हमारी है तो ये किसका योगदान है? लंग्स का है। तो हमारे सहायक उत्सर्जन 3 हो गए, त्वचा हो गया, लिवर और लंग्स। इन तीनों की हम लोगों ने बात की। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
साथियों अब हम बात करेंगे अपने प्लीहा की। प्लीहा के द्वारा भी वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, लेकिन मुख्य उत्सर्जी अंग नहीं है, वो भी कैसा है, सहायक है। किसके माध्यम से, प्लीहा, स्प्लीन कहते हैं। प्लीहा जो है यह एक लसिका अंग है। कैसा अंग है, लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फेटिक ऑर्गन होता है कौन, अपना प्लीहा। ध्यान रखना है ये जो प्लीहा होता है इसे आरबीसी का कब्रिस्तान घर भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात को बिल्कुल नोट डाउन कर लें। 100% एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि आरबीसी का कब्रिस्तान घर कौन है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान घर कौन है, हमारा प्लीहा है। इसके बारे में याद रखेंगे। प्लीहा से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात जिसे आप लोगों को याद रखना है, प्लीहा को हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। ब्लड बैंक, इस बात को याद रखेंगे, ब्लड बैंक भी कहते हैं। बात से हमारी क्या नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आरबीसी का कब्रिस्तान घर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुरानी एवं क्षतिग्रस्त आरबीसी को नष्ट किया जाता है। प्लीहा में पुरानी एवं क्षतिग्रस्त आरबीसी नष्ट हो जाती हैं। पुरानी एवं क्षतिग्रस्त आरबीसी क्या होंगी, नष्ट होंगी, जिससे बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नाम के पदार्थ बनते हैं। ध्यान रखना, जब भी आरबीसी टूटेगी तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बनेंगे, जो कि पीले कलर के पिगमेंट होते हैं, जिनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। जब जॉन्डिस होता है उस समय इन्हीं बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जॉन्डिस के समय आरबीसी का ब्रेकडाउन अधिक होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसलिए हमारा जो प्लीहा है, प्लीहा स्प्लीन, इसी का दूसरा नाम एक और तिल्ली भी कहते हैं। इसके द्वारा बेकार की चीजों को बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा हमारी जो आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन के द्वारा भी बेकार की चीजों को, वर्ज्य पदार्थों को, कुछ मेटल आयंस वगैरह को शरीर से बाहर निकालने का काम किया जाता है। क्लियर साथियों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र की, यानी हमारे जो मुख्य उत्सर्जी अंग हैं, हमारी जो किडनी है, उसकी बात करेंगे। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र को देखेंगे। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित रहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देखो। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क आते हैं। एक जोड़ी कौन आएंगे, वृक्क। 1 पेयर किडनी, रटना नहीं है भी, डायग्राम से सारी चीज क्लियर हो जाएगी आपको। इसके अलावा एक जोड़ी यूरेटर, जिससे हम लोग कहते हैं मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी आती है। 1 पेयर यूरेटर आते हैं। इसके अलावा एक मूत्राशय, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर। इसका एक यूरेथ्रा आएगा, एक जो मूत्र मार्ग है, सिंगल यूरेथ्रा। ये सारी चीजें मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आती हैं। इसमें किडनी एक जोड़ी है, यही सबसे मुख्य है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा किसका निर्माण होगा, मूत्र का निर्माण होगा। इन्हीं के द्वारा मूत्र का निर्माण होता है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। मूत्रवाहिनी का काम होता है किडनी के अंदर जो यूरिन बनी है उसे मूत्राशय तक लेके आना, और मूत्राशय जो होता है ये मूत्र का संग्रहण करता है।
मूत्र का संग्रहण करेगा। इसके अलावा यूरेथ्रा जो है इसके द्वारा मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र को त्यागने का काम किया जाएगा किसके द्वारा? यूरेथ्रा के द्वारा। तो ये सभी हमारे उत्सर्जन तंत्र के अंग हैं। हम इन सभी बातों को एक बार डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे साथियों कि डायग्राम में कौन सी चीज कहां पर हमको किस प्रकार से दिखाई देती है। हम मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम बनाएंगे। देखें साथियों ध्यान से, ये हमारी किडनी है। ये अपना मूत्राशय बन गया। ये मूत्राशय है। ये मूत्राशय की दीवार है साथियों। इसके अंदर फैलने की क्षमता होती है। ये आसानी से स्ट्रेच हो सकती है, फैल सकती है, जिससे कि हमारे मूत्राशय के अंदर मूत्र इकट्ठा रहता है। यहाँ पर ये स्फिंक्टर लगे हुए हैं, बाल्ब लगे हुए हैं, और नीचे कौन अपना यूरेथ्रा है। ठीक है, हमारी किडनी के ऊपर ऊपरी पोल पर यहाँ ऐसी कुछ टोपीनुमा रचना होती है। ये ग्लैंड्स है। इन ग्लैंड्स का नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड्स, जो कि हमारे उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ये किसमें आती है? हमारे हार्मोनल सिस्टम के अंदर आती है। लेकिन ये अटैच कहां पर है? इनकी लोकेशन कहां पर है? इनकी लोकेशन कहां पर? किडनी के ऊपर होती है। लिख देते हैं साथियों, ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड क्लियर है? ये हमारी किडनी है। ये किडनी के अंदर का डायग्राम है। अगर हम किसी चीज को देखें तो वो चीज हमको जल्दी समझ में आती है। अगर हम देखने के साथ साथ उसको सुन भी लें तो हमको जल्दी याद होगी। मूवी हमको जल्दी याद हो जाती है। क्या उसको याद करने जाते हैं हम लोग? मूवी को याद करने नहीं जाते, लेकिन उसका एक एक स्टेप हमको याद रहता है। उसका रीजन है क्योंकि हम उसको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हमारे दोनों सेंसेस काम करते हैं। जब हम देखने के साथ साथ किसी को सुनने के साथ साथ देख भी लें तो साथ ही वो चीज अपन को जल्दी याद रहती है। सेम इसी प्रकार से अकेले सुनने मात्र से याद नहीं होगा। हम डायग्राम्स को देखेंगे, बनाएंगे, प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे बार बार, तो हमारी कमांड भी अच्छी होगी डायग्राम के ऊपर और हमको पढ़ने में भी मजा आएगा। इसलिए सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान से सुनना है। ये हमारी किडनी का डायग्राम है। जिस प्रकार से उस साइड में हम लोगों ने बनाया है, सेम इसी प्रकार से इधर भी हमारी किडनी का डायग्राम रहेगा। सेम इसी प्रकार से रहेगा। ये जो छोटे छोटे बने हैं इनको रीनल पिरामिड कहते हैं। रीनल पिरामिड कहते हैं। इसके अंदर भी हम लोग इसी प्रकार से मेंशन कर देंगे। ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। ये हमारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट है साथियों। ध्यान से देखें, ये हमारी किडनी है। इसे वृक्क कहते हैं। किडनी बोले या वृक्क बोले, बात एक ही है। इसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूएंट लगी साथियों, एड्रेनल ग्लैंड्स लगी हुई है। ठीक है क्या नहीं?
किडनी का जो बाहर वाला भाग है, इस बाहर वाले भाग को नाम दिया जाता है रीनल कॉर्टेक्स। बाहर वाले भाग को क्या नाम देंगे? रीनल कॉर्टेक्स नाम दिया जाता है। और इसके जो अंदर वाला भाग है, ये जो अंदर वाला पोर्शन है, इससे हम लोग बोला जाता है रीनल मेडुला। इसका क्या नाम है? रीनल मेडुला है। इस रीनल मेडुला, देखो ध्यान से देखें, ये जो पूरा सेंटर वाला पार्ट है ये मेडुला है, और इसमें छोटे छोटे ये जो लगे हैं इनको कहते हैं रीनल पिरामिड्स। इन्हीं को क्या बोलेंगे? रीनल पिरामिड्स कहा जाता है। इनकी संख्या एक किडनी के अंदर कितनी होती है? 10 से 12 होती है। इसी कॉर्टेक्स और मेडुला वाले पार्ट के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन को हमारे वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी किसे कहते हैं हम लोग? नेफ्रॉन को कहते हैं। और एक किडनी के अंदर साथियों 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक नेफ्रॉन की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है, और एक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी है, हार्ट है, ये कितने कॉम्प्लिकेटेड है। इनकी आंतरिक संरचना जो है वो काफी जटिल है और व्यवस्थित तरीके से है, क्योंकि यही सारी चीज हमारे डेवलपमेंट को, हमारे विकास को सिद्ध करती है। ठीक है साथियों, इसमें ये अपने कौन है? इनको यूरेटर कहते हैं। हिंदी में इन्हीं को मूत्रवाहिनी कहा जाता है। मूत्रवाहिनी, ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर जिससे हम लोग मूत्राशय कहते हैं। किडनी का काम होता है मूत्र का निर्माण करना। उसका जो मूत्रवाहिनी है, यूरेटर होते हैं, ये यहां से किडनी से यूरिन को लेकर के आते हैं। यहां से यूरिन को लेकर के आएंगे, यूरिन बन के निकल के लेके आएंगे, और यूरिन कहां पर इकट्ठी होगी? अपने यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। इस ब्लैडर के अंदर यूरिन का कलेक्शन होता है। यूरिन का कलेक्शन होता है। जब इसकी जो क्षमता है, जब उतनी क्षमता तक इसके अंदर यूरिन आ जाती है, तो फिर यहां से कहां जाएंगे? हमारे स्पाइनल रिफ्लेक्स आते हैं, और उसके द्वारा हमको मैसेज मिलेगा कि इस यूरेटर को खाली करना है। तो उसके लिए यहाँ पर वाल्व लगे हुए हैं, ये वाल्व रिलीज हो जाते हैं। बाकी नॉर्मली कैसे होते हैं? क्लोज होते हैं। लेकिन जब मैसेज आएगा कि यूरेटर को खाली करना है, तो मैसेज आएगा, और मैसेज के साथ ये स्फिंक्टर क्या होंगे? ओपन हो जाते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूरिनरी स्फिंक्टर कहते हैं। कोई बात नहीं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इन स्फिंक्टर के नाम याद नहीं रखने हैं, बस आप लोग इतना याद रख लें कि ब्लैडर का काम क्या होता है। ये हमारा यूरेथ्रा है, इसे यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा का काम होता है यूरिन को बाहर निकालना, यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है। क्लियर है? इसके अलावा साथियों और देखें, हमारी किडनी का बायोलॉजी में किडनी को हम लोग एक और नए नाम से बुलाते हैं, जिसका नाम है रीनल। किडनी को हम किस नाम से बुलाएंगे? रीनल के नाम से भी बुलाते हैं। रीनल के नाम से बुलाएंगे तो ध्यान रखना, जो धमनियां, जो आर्टरीज किडनी के लिए ब्लड को लेके आती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं रीनल आर्टरीज, रीनल धमनी कहते हैं, जो हमारी किडनी के लिए ब्लड को लेके आएंगी। और जो ब्लड को लेकर के वापस जाती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं रीनल वेन्स, रीनल सिरा कहते हैं। उसका भी डायग्राम हम लोग बनाएंगे। हमारा ऊपर से सुपीरियर और इंफीरियर वेना कब आता है? ये अपनी रीनल वेन है, ये अपन को याद रखना है। इनका नाम हम लोग क्या देंगे? रीनल वेन, रीनल सिरा कहते हैं इनको। इनका काम होता है किडनी से ब्लड को लेके आना। ये किडनी से ब्लड को लेके आती हैं। और दूसरा हम लोग साथी क्या बनाएंगे?
ये अपनी रीनल आर्टरी है। ये अपनी रीनल आर्टरीज हैं, इनको यहां पे इंडिकेट कर देंगे, रीनल आर्टरीज। रीनल धमनी कहते हैं इनको, रीनल धमनी। इनका काम होता है किडनी के अंदर ब्लड को लेके जाना। ये किडनी के अंदर ब्लड को लेके जाती हैं और रीनल वेन्स जो होती हैं ये किडनी में से ब्लड को लेकर के आती हैं, क्योंकि इसी ब्लड के अंदर हानिकारक वर्ज्य पदार्थ हैं। रीनल धमनी जिस ब्लड को लेकर के जा रही है उसी ब्लड के अंदर हानिकारक वर्ज्य पदार्थ पाए जाते हैं, और जब ये ब्लड हमारे नेफ्रॉन के अंदर सो के निकलेगा, क्योंकि इसी कॉर्टेक्स और मेडुला वाले भाग के अंदर कौन है हमारे नेफ्रॉन, जिन नेफ्रॉन को हम अपने वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जब उन नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर सो करके जब ब्लड निकलता है तो वहां पर बेकार की चीजें छन जाती हैं, और छन करके वो किसका एक फिल्ट्रेट का निर्माण करेंगी जो आगे जाकर के मूत्र का निर्माण करता है, और उस मूत्र के माध्यम से बेकार की चीजों को बाहर निकाला जाता है। वो मूत्र कहां पर आएगा, हमारे मूत्र वाहिनी के अंदर। तो मूत्र वाहिनी से कहां पर आएगा, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आएगा, और इस ब्लैडर से होते हुए यूरेथ्रा के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। साथियों इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और याद रखें, हमारी किडनी में जो यूरेटर है इसका जो फूला हुआ भाग है, इस फूले हुए भाग को हम लोग एक नाम और देते हैं जिससे कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, रीनल पेल्विस कहते हैं। क्लियर। और जो अंदर की तरफ यहां पर गड्ढा है उसे रीनल हाइलस कहते हैं। अगर याद ना रहे तो कोई बात नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जितने नाम ये बताए हैं अगर उतने भी आपको याद रह जाएंगे तो हमारा काम बहुत अच्छे से चलेगा। इतना पढ़ने के बाद आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, अगर एसटीटी सिस्टम के डायग्राम में से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उन टॉपिक को ध्यान से पढ़ने के बाद, नोट डाउन करने के बाद आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का कोई सा भी प्रश्न लगाएं, अगर नहीं बनता है तो आप उसे मेरे पास तक पहुंचाएं, मैं उसको सॉल्व करके आपको दूंगा। ऐसा हो नहीं सकता कि प्रश्न ना बने, गारंटी के साथ आपके सारे प्रश्न बनेंगे। बस हमको सारी चीजों को ध्यान से सुनना है, समझना है और याद रखना है। अभ्यास करते रहेंगे हम लोग। साथियों अगली क्लास में हम लोग इसी के आगे की बात करेंगे कि नेफ्रॉन का डायग्राम कैसे होता है, नेफ्रॉन्स कैसे काम करते हैं, मूत्र का निर्माण कैसे होगा, जंतुओं के अंदर किस किस प्रकार का उत्सर्जन होता है, अमोनोटेलिक जंतु क्या होते हैं, यूरियोटेलिक किसे कहते हैं, यूरिकोटेलिक जंतु किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की जंतुओं के अंदर कौन कौन से उत्सर्जन होते हैं, हमारे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, आप लोग पढ़ते रहें अच्छे से, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आपके अन्य साथी भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद साथियों।